हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10th की ज्योग्राफी का फोर्थ चैप्टर एग्रीकल्चर का पहला पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं कि आज के इस लेक्चर में क्या है। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में, फिर टाइप्स ऑफ फार्मिंग जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, स्लैश एंड बर्न फार्मिंग, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग और प्लांटेशन के बारे में। और उसके बाद हम देखेंगे क्रॉपिंग पैटर्न्स के बारे में, जिसमें हम रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप और जायद क्रॉप के बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे कि आज के लेक्चर पे बेस कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कौन से हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं एग्रीकल्चर का क्या मतलब है। तो एग्रीकल्चर जो है दो लैटिन वर्ड से मिलकर के बना है। एक है एग्री जिसका मतलब होता है सॉइल, दूसरा है कल्चर जिसका मतलब होता है कल्टीवेशन। यानी अगर हम एग्रीकल्चर का जो शब्द है इसका अगर हम अर्थ देखें तो इसका मतलब होता है कल्टीवेशन ओवर द सॉइल, यानी कि मिट्टी के ऊपर खेती करना। लेकिन दोस्तों अगर हम सिर्फ ये इसका मतलब निकालें तो ये बहुत ही एक छोटा मतलब होगा, बहुत ही शॉर्ट मीनिंग होगा। एग्रीकल्चर में कई सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। पहले मैंने आपको बताया है कि एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है, क्योंकि ये 100% जो है कम्प्लीटली ये नेचर के ऊपर डिपेंडेंट होता है, इसलिए प्राइमरी एक्टिविटी है। एग्रीकल्चर के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं? एग्रीकल्चर में हम देखते हैं ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स के बारे में, फ्रूट्स ग्रो करने के बारे में, वेजिटेबल्स और फ्लावर्स को ग्रो करने के बारे में। यानी कि एग्रीकल्चर में हम ग्रोइंग क्रॉप्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, कुछ भी हम ग्रो कर रहे हैं, कोई भी चीज़ हम ग्रो कर रहे हैं तो उसको हम एग्रीकल्चर में शामिल करते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो एग्रीकल्चर का है, जिसे कई बार हम अक्सर नेग्लेक्ट कर देते हैं, वो है रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक, यानी कि जीव जंतुओं को पालना। जीव जंतुओं को पालना भी दोस्तों एग्रीकल्चर के अंतर्गत ही आता है। कई बार हम एग्रीकल्चर का मतलब निकालते हैं सिर्फ खेती करने से, कोई फसल उगाने से, लेकिन एग्रीकल्चर के अंदर फसल उगाना भी शामिल है, साथ ही साथ जानवरों को पालना भी, दोनों चीज़ें जो है एग्रीकल्चर के अंतर्गत आती हैं। अगर इसके लिए हम एक एक वर्ड देखें तो जो हम फसल उगाते हैं उसको हम फार्मिंग कहते हैं, और जो हम जीव जंतुओं को पाल रहे हैं तो उसको हम कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। तो दो चीज़ें इसके अंतर्गत शामिल होती हैं। अब आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग कौन से हैं। तो दोस्तों फार्मिंग के बेसिकली दो टाइप होते हैं, एक होता है सब्सिस्टेंस फार्मिंग और दूसरा होता है कमर्शियल फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है कि जब हम अपने सब्सिस्टेंस के लिए, अपने निर्वाह के लिए, यानी सिर्फ हम अपना पेट पालने के लिए, अपने ज़रूरत को पूरा करने के लिए जब हम खेती करते हैं तो उसे हम कहते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग, यानी हिंदी में बोलते हैं निर्वाह कृषि। जब हम कृषि इस पर्पज़ से करते हैं कि हमें व्यापार करना है, पैसे कमाने हैं, मुनाफा कमाना है, तो उसे हम कहते हैं कमर्शियल फार्मिंग। कॉमर्स, इसमें व्यापार जुड़ा हुआ है दोस्तों, तो ये होता है कमर्शियल फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग के भी दो टाइप होते हैं, एक होता है प्राइमेटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, दूसरा होता है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इसका क्या मतलब होता है इसे हम आगे अभी डिस्कस करेंगे डिटेल में। कमर्शियल फार्मिंग का भी एक टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं प्लांटेशन। अब इसका क्या मतलब है इसको भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो आइए अब देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्राइमेटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है। तो मैंने आपको सब्सिस्टेंस का मतलब बता दिया। सब्सिस्टेंस का मतलब क्या हुआ? सब्सिस्टेंस का मतलब है कि निर्वाह कृषि, यानी कि अपने ज़रूरत को पूरा करने के लिए, अपना पेट भरने के लिए जब हम कृषि करते हैं, जब अपना अपना पेट भरने के लिए हम फार्मिंग करते हैं तो उसको बोलते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग। और प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का क्या मतलब हो जाएगा? प्रिमिटिव का मतलब होता है ओल्ड मेथड, यानी जो शुरुआती जो तरीके हैं। तो जो शुरुआती तरीके जो है बिल्कुल उस तरीके से अगर हम सब्सिस्टेंस फार्मिंग कर रहे हैं तो उसको हम कहेंगे प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, यानी कि अपना पेट पालने के लिए हम खेती करें और उसमें हम तरीका कौन सा अपनाएं? बिल्कुल शुरुआती तरीका, जिसे हम कहते हैं कि आदि मानव किस तरीके से फसल उगाते थे, उस तरीके से अगर हम कहें तो अगर खेती कर रहे हैं तो उसे हम कहेंगे प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है। तो आज भी बहुत सारे लोग जो है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते हैं। तो ये होता कैसे है? पहली चीज़, ये हमेशा जो है स्मॉल पैसेज ऑफ लैंड पे होता है, यानी कि छोटी जो ज़मीन के जो टुकड़े होते हैं उस पर किया जाता है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। जैसे यहाँ पे एक महिला कर रही है। इसमें हम प्रिमिटिव टूल्स का यूज करते हैं, जो पुराने समय के जो टूल्स हैं उसका हम प्रयोग करते हैं, जैसे हो, डाओ, डिगिंग स्टिक। हो क्या होता है? फावड़े को हम इंग्लिश में हो कहते हैं। डाओ यानी कि खुरपी, आपने अगर हिंदी में नाम सुना हो तो फावड़ा, खुरपी, इन सब चीज़ों का हम प्रयोग करते हैं। इसके लिए हम कोई मशीन नहीं लाएंगे, इसके लिए हम ट्रैक्टर का यूज नहीं करेंगे, हार्वेस्टिंग मशीन नहीं यूज करेंगे। हम इन्हीं छोटे छोटे औजारों का प्रयोग करके, जिसका प्रयोग बहुत लंबे समय से, बहुत पुराने समय से लोग करते आ रहे हैं, इन्हीं औजारों का प्रयोग करेंगे। डिगिंग स्टिक का यूज कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे महिला जो है डिगिंग स्टिक यूज कर रही है, एक डंडे के हेल्प से जो है ज़मीन को खोद रही है। अब ये कोई बहुत बड़ा औजार यूज नहीं कर रही है। तो ऐसे जब पुराने औजार को हम प्रयोग करके खेती करते हैं तो इसको हम बोलते हैं कि हम प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग कर रहे हैं। इसमें कौन इंगेज होंगे? लोग कौन से होंगे? इसमें हम किसी लेबर को जो है बाहर से नहीं बुलाएंगे, बल्कि जो फैमिली के जो लोग हैं, जो हमारे कम्युनिटी के रहने वाले जो लोग हैं साथ में,
जिनको उस जो फसल उगने के बाद जो खाने वाले लोग हैं वही लोग जो है यहाँ पे खेती भी करेंगे, अलग से किसी को नहीं बुलाया जाएगा। इसके अलावा इस तरीके की खेती कम्प्लीटली डिपेंड होती है मानसून पे। मानसून की जो बारिश होती है, जो जून जुलाई के मौसम में हमारे देश में जो बारिश होती है, उस बारिश के पानी पे हम कम्प्लीटली डिपेंडेंट होते हैं। इसके अलावा जो नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल है उसके ऊपर हम डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि अगर फर्टिलिटी नहीं है सॉइल के अंदर तो हम उसमें खाद वगैरह नहीं यूज करते हैं, कोई भी केमिकल्स नहीं यूज करते हैं, बल्कि जो ज़मीन की जो अपनी जो फर्टिलिटी है, जो अपनी उसके अंदर जो मिनरल्स हैं, उसी के बदौलत अगर फसल उगता है तो हम उसको उगाते हैं। इसके अलावा बाकी जो चीज़ें हैं वो इन्वायरमेंट कंडीशन है जो कि किसी भी क्रॉप को ग्रो करने के लिए ज़रूरत पड़ती है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि हम कम्प्लीटली नेचर पे डिपेंडेंट होकर के और पुराने टूल्स का प्रयोग करके जब हम खेती कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ठीक है, तो उम्मीद है यह चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें हम सिर्फ अपना पेट पालने के लिए, अपना सब्सिस्टेंस के लिए हम खेती कर रहे हैं। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्यों कर रहे हैं क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो है हम इसमें ओल्ड मेथड का यूज़ कर रहे हैं, पुराने इक्विपमेंट्स का यूज़ कर रहे हैं, और हम कोई भी मॉडर्न इक्विपमेंट्स यूज नहीं कर रहे हैं, कोई भी केमिकल नहीं यूज कर रहे हैं, बल्कि जो है हम नेचर पे जो नेचर से जो हमको मिल रहा है सिर्फ उसी का हम प्रयोग करके और खेती कर रहे हैं। इसी का एक तरीका है दोस्तों स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। स्लैश एंड बर्न क्या होता है, पहले हम शब्द को ध्यान देते हैं। स्लैश का मतलब होता है काटना, कट करना, और बर्न का मतलब होता है जलाना। तो उम्मीद है थोड़ा सा आपको ये चीज़ आइडिया लग गया होगा कि स्लैश एंड बर्न क्या है, क्योंकि पिछले क्लासेस में भी आपने इसके बारे में पढ़ा है। इसमें क्या होता है, इन दिस टाइप्स ऑफ फार्मिंग फार्मर क्लियर अ पैच ऑफ लैंड। एक जो किसान होते हैं एक पैच ऑफ लैंड को, एक ज़मीन के टुकड़े को क्लियर करते हैं, क्लीन करते हैं, यानी कि उसके जो पेड़ पौधे होंगे उसको कट कर देंगे। और कट करने के बाद क्या करते हैं कि ये जो पूरे पेड़ पौधे आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं कटे हुए, इसमें जो है वो आग लगा देंगे। आग लगा देंगे तो ये राख बन जाएगा। राख बन जाएगा तो राख को क्या करते हैं कि वहाँ की मिट्टी में उसको मिला देते हैं, जिससे इसके अंदर फर्टिलिटी आ जाती है, उपजाऊपन आ जाता है। और उसके बाद दे प्रोड्यूस द सीरियल्स। उसके बाद इसमें एक क्रॉप को प्रोड्यूस करते हैं, फसल उगाते हैं, या जो भी चीज़ें कुछ भी उगाना है, सब्जी उगाना है, फल उगाना है, तो उसको उगाते हैं। और उस पर जो फसल होती है उसको वो अपने परिवार के लिए जो है ज़रूरत के लिए प्रयोग में लाते हैं। वो इतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होगा कि उसको बेच सके वो, क्योंकि इसमें कोई भी जो है आधुनिक चीज़ें प्रयोग में नहीं लाई जा रही हैं। हमने क्या किया, जंगल था, पेड़ को काट दिया, उसको जला दिया सूखने के बाद, और उसके बाद से उसके राख को खाद के रूप में मिला दिया। अब क्या होगा, समय के साथ जो है ये जो राख का जो असर है, जो उसकी फर्टिलिटी है, वो धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। जब उसकी फर्टिलिटी खत्म होती जाएगी तो क्या करेगा किसान, इस ज़मीन को छोड़ देगा और इसको छोड़ करके किसी नई ज़मीन पे जाएगा, सेम काम करेगा, फिर से वहाँ के पेड़ पौधों को काटेगा, वहाँ फिर से आग लगाएगा, फिर से वहाँ खेती करेगा। यानी कि किसान एक जगह से दूसरे जगह क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, और फिर वही काम, यही तीनों प्रोसेस फिर से कर रहा है। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को दोस्तों शिफ्टिंग कल्टीवेशन ही बोलते हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको नोट करा दूँ कि अगर आप हायर क्लासेस में जाएंगे, मान लीजिए कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मास्टर डिग्री ले रहे हैं ज्योग्राफी में, तो आप वहाँ पे पढ़ेंगे तो थोड़ा सा कुछ बेसिक अंतर आपको समझ में आएगा। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर में और शिफ्टिंग कल्टीवेशन में थोड़ा सा अंतर समझ में आएगा, लेकिन फिलहाल आपको उसमें नहीं डीप में जाना है। आपको बस ये जानना है कि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। मैंने आपको जैसा बताया कि इसमें कोई फर्टिलाइजर्स यूज नहीं होता है, इसमें कोई भी मॉडर्न इनपुट्स, कोई भी आधुनिक जो मशीनें हैं, कोई आधुनिक औजार है, इक्विपमेंट्स है, कुछ भी हम ऐसा यूज नहीं करते हैं दोस्तों। पुराने तरीके से ही इसमें हम खेती कर रहे हैं। तो ये भी दोस्तों इंटेंसिव जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग है उसी का एक टाइप कह सकते हैं कि है। अब जो ये स्लैश एंड बर्न फार्मिंग है, जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, इसको पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे इंडिया में जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ पे इसको झूमिंग एग्रीकल्चर बोलते हैं। ये आप याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज मैं अभी आपको शो कर रहा हूँ, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क्स क्वेश्चंस में ये आ सकता है कि आपको एक ऑप्शन दे दे, एग्जाम्पल के लिए बोल दे झूमिंग, पूछ दे जो है कि कहाँ पे स्लैश एंड बर्न फार्मिंग को झूमिंग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन दे दिया नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, मैक्सिको, वेनेजुएला, ब्राज़ील। तो आपको पता होना चाहिए कि झूमिंग कहाँ बोलते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। वैसे ही पामलू बोलते हैं मणिपुर में, दीपा नाम से इसको कहा जाता है बस्तर में, बस्तर जो कि छत्तीसगढ़ का एक डिस्ट्रिक्ट है। अंडमान निकोबार में वहाँ पे इसको दीपा बोलते हैं। वैसे ही मिल्पा बोलते हैं मैक्सिको में, कोनुको बोलते हैं वेनेजुएला में। अब देखिए, अब एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, ये प्रॉब्लम क्या है कि इसको याद रखना थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन आपके लिए ये आसान काम है। आप इसको कोई ट्रिक बनाइए। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं बता दे रहा हूँ, जैसे हमारी मिल्पा है, इसी को ले लेते हैं, मिल्पा मैक्सिको में, तो मिल्पा का भी शुरुआती लेटर क्या है, एम है, और मैक्सिको का शुरुआती लेटर क्या है, वो भी एम है।
तो क्या होता है कि जनरली आप देखेंगे कि आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, वो आपके बुक में जितने दिए गए हैं चीज़ें वही पूछी जाएंगी। जितना मैंने इसमें लिखा हुआ है ये सारी चीज़ें बुक में ऑलरेडी दी हुई हैं, तो इन्हीं में से पूछा जाएगा। तो इसी को आप ट्रिक बना करके और दोस्तों के साथ बात करके एक बार चर्चा करके और याद कर सकते हैं। आप आसानी के लिए चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी जो स्क्रीन पे दिख रहा है स्क्रीनशॉट ले करके और दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए और आपस में बोलिए कि याद करिए और चर्चा कीजिए। तो इससे आपको आसानी से ये चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से याद कर सकते हैं। वैसे जैसे मान लीजिए कोनुको है, कोनुको कहाँ पे, वेनेजुएला में। तो अब जानते हैं लोग जब जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे अपना सीवी देते हैं, जिसको हम फुल फॉर्म होता है करिकुलम वीटे। तो सीवी देते हैं, जैसे बायोडाटा होता है ना वैसे सीवी। तो सी फॉर यहाँ पे क्या हो गया, कोनुको सी हो गया और वी से वेनेजुएला हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने मन से कोई ट्रिक बना सकते हैं और उसको याद कर सकते हैं। तो ये आसान है। अब देखते हैं इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है, इसमें भी ध्यान दीजिए, इसमें भी सब्सिस्टेंस वर्ड है। सब्सिस्टेंस का मतलब मैंने क्या बताया था आपको, सब्सिस्टेंस का मतलब है कि जब हम अपने निर्वाह के लिए, अपना पेट पालने के लिए खेती कर रहे हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इसके पहले हमने पढ़ा था प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस, जिसमें हम पुराने औजारों का यूज कर रहे थे। अब यहाँ पे एक नया वर्ड आ गया, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस। तो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस का क्या मतलब है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस जो है ऐसी जगह पे हम करते हैं जहाँ पे हाई पॉपुलेशन प्रेशर होता है लैंड के ऊपर। यानी कि हम खेती कर रहे हैं और जो ज़मीन है उसके ऊपर प्रेशर है। किस चीज़ का प्रेशर है, बहुत ज़्यादा लोगों का पेट पालने का प्रेशर है। यानी बहुत ज़्यादा लोग उस एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो ये एक लेबर इंटेंसिव फार्मिंग होता है, जहाँ पे बहुत सारे मजदूर जो है या एक ही घर के जो मेंबर्स हैं जो उसके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को यूज करने वाले हैं, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और उसके बाद जो है उस वहाँ पे खेती करते हैं। कैसे मेहनत करते हैं, अब यहाँ पे जो है केमिकल का यूज होगा दोस्तों। पहले जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग था, जो प्राइमेटिव था, उसमें केमिकल्स का यूज नहीं होता था, लेकिन इंटेंसिव सब्सिस्टेंस में केमिकल का यूज होगा। क्यों, क्योंकि छोटी सी ज़मीन है और उसी छोटी सी ज़मीन पे बहुत ज़्यादा लोगों का पेट भरना है। तो हमको थोड़े से अनाज से काम नहीं चलेगा, हमको ज़्यादा अनाज उगाना है। तो ज़्यादा अनाज उगाने के लिए, ज़्यादा फसल पैदा करने के लिए हम हाई डोज ऑफ केमिकल यूज करते हैं, ज़्यादा केमिकल यूज करते हैं। इरीगेशन फैसिलिटीज़ यूज करते हैं, चाहे हम कुएँ से पानी लेकर के आएँ या अगर नहर है तो वहाँ से पानी लेकर के आएँ। पहले वाले में क्या कर रहे थे, प्रिमिटिव में हम सीधे सीधे मानसून पे डिपेंडेंट थे, बारिश होगी पानी आएगा और उससे खेती होगा। यहाँ पे हम इरीगेशन भी कर रहे हैं तो ज़्यादा प्रोडक्शन हमको मिले, इसलिए हम कर रहे हैं। अब सवाल है कि ये प्रॉब्लम क्रिएट क्यों होता है, क्यों ऐसा होता है कि छोटी सी ज़मीन पे बहुत ज़्यादा लोग डिपेंडेंट होते हैं। इसका जो रीज़न है दोस्तों वो है राइट ऑफ इनहेरिटेंस। आप जानते हैं हमारे देश में जो सिस्टम चलता है कैसे होता है कि एक मान लीजिए व्यक्ति है, उसके पास मान लीजिए कि 4 बीघे ज़मीन है। ठीक है, बीघा एक यूनिट मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, अगर आपको बीघा नहीं पता है तो मान लीजिए कुछ भी 400 स्क्वायर फुट की ज़मीन है। और मान लीजिए उसके 4 लड़के हैं, तो उसमें क्या होगा कि चारों लड़कों में वो बराबर बराबर बढ़ जाएगा। तो अगर 4 लड़के हैं, अगर किसान के पास 4 बीघे ज़मीन है तो चारों लड़कों को 1-1 बीघे ज़मीन मिल जाएगी। तो वो ज़मीन का साइज़ क्या हो गया, छोटा हो गया। ठीक है, यानी कि डिवीज़न ऑफ लैंड हो गया और ज़मीन की साइज़ छोटी हो गई। अब जिसके पास 100 बीघे ज़मीन है, अगर मान लीजिए उसके भी 4 लड़के हुए तो वो भी जो है 25-25 बीघे ज़मीन सबको मिलेगी। तो इस तरीके से जो ज़मीन का साइज़ है दोस्तों, जो एग्रीकल्चर लैंड का जो साइज़ है वो धीरे धीरे कम होता जाता है और खाने वाले ज़्यादा होते जाते हैं, ज़्यादा लोग उसके ऊपर डिपेंडेंट होते जाते हैं। तो इस वजह से जो है हमको इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग करना पड़ता है, हमको केमिकल्स का यूज़ करना पड़ता है, मॉडर्न मेथड का यूज़ करना पड़ता है ज़्यादा फसल उगाने के लिए, ताकि सबका पेट भरा जा सके। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे भी जो खेती की जा रही है वो बेचने के पर्पज़ से नहीं की जा रही है। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में भी जो खेती की जाएगी उसका मेन पर्पज़ क्या होगा, उसका मेन पर्पज़ होगा कि जो परिवार के लोग हैं उनका पेट भरा जा सके। अब ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट लेने के लिए दोस्तों हमने क्या किया वहाँ पे कि एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर जो है ज़्यादा जो है प्रेशर आया और हमने जो है मॉडर्न मेथड्स जो है वो अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। तो ये हो गया दोस्तों इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि प्राइमेटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग और इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में क्या डिफरेंस है। तो ध्यान रखिएगा, दोनों में एक तो सिमिलरिटी ये है कि दोनों सिर्फ परिवार के लोगों का पेट भरने के लिए है, लेकिन अंतर क्या है कि एक में पुराने मेथड से खेती हो रही है और दूसरे में नए मेथड से खेती हो रही है। अब हम पढ़ेंगे कमर्शियल फार्मिंग के बारे में। कमर्शियल फार्मिंग क्या होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं वाणिज्यिक कृषि। इसका क्या मतलब होता है, वाणिज्यिक कृषि हम करते हैं, नाम से क्लियर है, कॉमर्स पर्पस के लिए, यानी कि व्यापार के लिए। जब हम खेती का मेरा जो मेन पर्पस हो वो क्या हो, व्यापार करना, यानी कि जो फसल है उसको बेचना है और पैसे कमाना है, तो हम इसको बोलेंगे कि ये कमर्शियल फार्मिंग है। इसमें क्या होता है, इसमें हम यूज करते हैं हायर डोज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, जैसे हाई यील्डिंग वेराइटी स्वीट्स। इसके बारे में आपने क्लास 9th के इकोनॉमिक्स के चैप्टर में पढ़ा होगा, स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर में,
कि जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया तो HYV सीड्स यूज होने शुरू हुए, यानी हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, जो अलग तरीके के बीज होते हैं जिसमें ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होती है। इसके अलावा केमिकल्स फर्टिलाइजर्स का यूज करना, इंसेक्टिसाइड्स का मतलब क्या होता है, कीड़े को मारने की जो दवा होती है, पेस्टिसाइड्स, तो ये सब चीज़ों को हम यूज करते हैं, केमिकल्स का यूज कर रहे हैं, HYV सीड्स का यूज कर रहे हैं, मशीन का यूज कर रहे हैं, किस लिए, सिर्फ इसलिए कि हम ज़्यादा फसल को प्रोड्यूस कर सके दोस्तों। अब इसमें जो है द डिग्री ऑफ कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वेरीज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, यानी कि जो हम कमर्शियल फार्मिंग कर रहे हैं इसमें हम कोई फसल ही उगाएंगे, तो जो भी हम फसल उगाते हैं वो फसल कितना कमर्शियल फार्मिंग है, कितना कमर्शियल क्रॉप है, ये रीजन टू रीजन डिपेंड करता है। एक रीजन में हो सकता है कोई फसल, जो एक ही फसल किसी रीजन में हो सकता है कि ज़्यादा कमर्शियल हो और दूसरे रीजन में वो कम कमर्शियल हो। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, जैसे कि राइस जो है हरियाणा में जो लोग प्रोड्यूस करते हैं वहाँ पे वो प्योरली जो है उसका जो मेन पर्पस होता है वो कमर्शियल पर्पस होता है, यानी कि बेचने के लिए चावल उगा रहे हैं, ठीक है। लेकिन उड़ीसा में ज़्यादातर जो किसान जो चावल उगाते हैं वो सबसिस्टेंस क्रॉप के रूप में उगाते हैं, यानी कि वो अपना पेट पालने के लिए उगाते हैं। तो फसल एक ही है, चावल ही है, लेकिन चावल को एक जगह हमने ज़्यादा जो उसका इंटेंसिटी है, जो कमर्शियल पर्पस जो है वो ज़्यादा है, और दूसरी जगह पे कमर्शियल पर्पस उसका कम है। एक जगह पे सिर्फ व्यापार के लिए उगाया जा रहा है और दूसरी जगह सिर्फ पेट भरने के लिए उगाया जा रहा है। तो यानी कि क्या हो गया, कमर्शियलाइजेशन किसी फसल का क्या हो गया, कहीं पे अधिक है और कहीं पे कम है। तो ये हो गया कमर्शियल फार्मिंग। अब कमर्शियल फार्मिंग का एक तरीका है प्लांटेशन। प्लांटेशन क्या होता है, जब हम सिर्फ एक टाइप के फसल को उगाते हैं लंबे बड़े एक एरिया में, उसको हम बोलते हैं कमर्शियल फार्मिंग, ठीक है। ये एक कमर्शियल फार्मिंग एक टाइप है, प्लांटेशन जो है वो एक कमर्शियल फार्मिंग का एक टाइप है। इसमें क्या मैंने बताया कि एक सिंगल क्रॉप को हम एक लार्ज एरिया पे ग्रो करते हैं, एक बड़े क्षेत्र में सिर्फ एक फसल को हम उगाते हैं। अब जो प्लांटेशन है वो एक इंटरफेस है, कहें तो एक बीच की कड़ी है। किसके बीच की कड़ी, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के बीच की कड़ी। कैसे हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के बीच की कड़ी है, तो आप देखेंगे कि जब हम बड़े एरिया में प्लांटेशन करते हैं तो उसमें हमको जो चीज़ें ज़रूरत में लानी होती है उसमें ज़्यादातर चीज़ें जो है इंडस्ट्री से आती हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप केमिकल्स देख लीजिए, HYV सीड्स देख लीजिए, ये सभी चीज़ें हमको कहाँ से मिल रही हैं, हमको मिल रही हैं ये सभी चीज़ें इंडस्ट्री से। और साथ ही साथ जो इसमें प्रोडक्शन जो होगा, जो चीज़ें हम उसमें उगाएंगे, जो भी चीज़ें फसल के रूप में आएंगी, उसको हम रॉ मटेरियल के रूप में यानी कच्चे सामान के रूप में हम इंडस्ट्री में भेजते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने एक बहुत बड़े एरिया में कॉटन ग्रो किया, यानी कपास की खेती किया, तो कपास को हम क्या करेंगे, कपास को हम किसी इंडस्ट्री में भेजेंगे ताकि जो है वहाँ पे उसके कपड़े बनाए जा सकें। और कॉटन को उगाने के लिए इंडस्ट्री से बने हुए बहुत सारी चीज़ें हमको ज़रूरत में लानी होती हैं, जैसे केमिकल्स है, मशीनें हैं जो कि इंडस्ट्री में बनती हैं। तो क्या हो गया, ये जो प्लांटेशन है वो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों के बीच की एक कड़ी है। अब प्लांटेशन के अंतर्गत क्या क्या होता है, प्लांटेशन जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये रबड़ प्लांटेशन है, ये यहाँ पे कॉफ़ी का प्लांटेशन किया गया है, यहाँ पे बनाना प्लांटेशन किया गया है, यहाँ पे शुगर केन का प्लांटेशन किया गया है, यानी एक ही फसल है और बहुत ही दूर तक सिर्फ एक ही फसल यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो इसको दोस्तों हम बोलते हैं प्लांटेशन। अब हम पढ़ेंगे क्रॉपिंग पैटर्न या क्रॉपिंग सीजन के बारे में, यानी कि कौन कौन से क्रॉपिंग सीजन होते हैं। तो बेसिकली दोस्तों हमारे कंट्री के अंदर 3 क्रॉपिंग सीजन होते हैं, एक होता है रबी, दूसरा है खरीफ और तीसरा है जायद। आइए इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। रबी क्रॉप, तो रबी क्रॉप क्या होता है, रबी क्रॉप दोस्तों वो फसल होते हैं जिसको हम जो सो करने का जो समय होता है, जो उसको फसल को बोने का जो समय है वो होता है विंटर का समय। कब से, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में इसे हम बोते हैं। और इसको हम हार्वेस्ट कब करते हैं, इसको हम काटते कब हैं, इसको हम काटते हैं अप्रैल से जून के बीच में। तो अगर अभी आप याद करिए कि कौन सी फसल है जिसको हम अप्रैल से जून के आसपास में काटते हैं, तो आपको कोई नाम याद आएगा। सबसे ज़्यादा जो कॉमन है वो है वीट, गेहूँ। गेहूं को हम काटते हैं दोस्तों, गेहूं का हार्वेस्टिंग होता है कब, आप देखे होंगे अप्रैल मई के समय में। अगर आप ऐसे एरिया से बिलोंग करते हैं जहाँ पे खेती थोड़ी बहुत होती है तो आपको इस बात का अंदाज़ा जरूर होगा, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल्स आपको याद होने चाहिए दोस्तों। क्या होता है कि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा रबी क्रॉप है, कौन सा खरीफ क्रॉप है, कौन सा जायद क्रॉप है, ठीक है। तो ये आपको नाम याद होने चाहिए, तो कुछ नाम तो आप याद रख लीजिए। गेहूँ, अगर आप गाँव से हैं तो आप देखे होंगे गेहूँ की जब फसल होती है तो साथ में सरसों भी उगाते हैं, मस्टर्ड। तो वीट, मस्टर्ड, पीज यानी मटर, चना, बार्ले, इसमें 3 नाम तो आप बिल्कुल याद रखिएगा। एक हो गया गेहूं, दूसरा हो गया ग्राम यानी कि चना, और तीसरा हो गया सरसों। गेहूं सबसे ज़्यादा इसमें भी इंपॉर्टेंट, तो याद रखिएगा रबी जो है वो 2 वर्ड का है, रबी, ठीक है। हिंदी में अगर हम अभी से लिखें तो रबी,
ठीक है। तो ये हो गया रबी की फसल। तो रबी की फसल में क्या हो गया, 2 वर्ड है, ठीक है। वैसे ही गेहूं में भी 2 वर्ड है, ग्राम यानी चना, चना में भी 2 वर्ड है। मस्टर्ड आपको याद रखना पड़ेगा कि गेहूं के साथ जो है मस्टर्ड का खेती किया जाता है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। इसमें क्या होता है, प्रेसिपिटेशन ड्यूरिंग विंटर मंथ्स। देखिए आपने क्लास 9th में एक चैप्टर है ज्योग्राफी में क्लाइमेट, उसमें आपने पढ़ा होगा कि ठंड के मौसम में एक बारिश होती है जिसका कारण होता है वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस, पश्चिमी विक्षोभ जिसे हिंदी में हम बोलते हैं। तो उसके कारण दिसंबर के महीने में, नवंबर के महीने में एक बारिश होती है ठंड के महीने में, यानी कि जब हमारे यहाँ ठंड पड़ रहा होता है उस दौरान भी आपने देखा होगा कि ठंड के मौसम में भी एक बारिश होती है, कुछ समय तक होती है, ठीक है। तो वो जो बारिश होती है वो रबी क्रॉप के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बारिश होती है, क्योंकि उसी समय हम ठंड की शुरुआत में ही हम रबी क्रॉप को की बुआई करते हैं, उसको हम उसके सोविंग करते हैं। और जब हम किसी भी फसल को बोते हैं तो उस समय हमको पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो वो पानी हमको वो जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस से जो बारिश मिलती है हमको दिसंबर के महीने में, जनवरी के महीने में, नवंबर के महीने यानी ठंड के महीने में, तो वो बारिश जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये फसल को ग्रो करने में, रबी फसल को, रबी क्रॉप को ग्रो करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब रबी क्रॉप्स कहाँ पे ग्रो किया जाता है, तो दोस्तों आज के समय में आप देखेंगे तो हर क्रॉप इंडिया के लगभग सभी पार्ट्स में ग्रो किया जाता है। लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद, अब ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है इसको मैं अभी चर्चा नहीं करूँगा, मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूँ कि अपने क्लास 9th में पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा है तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में किसी और दिन में चर्चा करूँगा इसके बारे में। इसी चैप्टर में आगे हमको पढ़ना भी है वैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में, इस चैप्टर में टॉपिक आएगा। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद जो है पंजाब में, हरियाणा में, वेस्टर्न यूपी में और राजस्थान के कुछ पार्ट्स में जो रबी क्रॉप्स हैं उनका ग्रोथ जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रोथ हो गया। यानी कि रबी ग्रीन रिवॉल्यूशन ने, जो हरित क्रांति जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, इसने रबी क्रॉप के प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प किया। कहाँ पे, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और राजस्थान के कुछ पार्ट्स में। अब पढ़ेंगे हम खरीफ क्रॉप के बारे में। खरीफ क्रॉप कब ग्रो किया जाता है, जब मानसून की शुरुआत होती है। तो अगर मान लीजिए कि आपसे मैं पूछूं कि मानसून की जब शुरुआत होती है, मानसून का मतलब हम सिंपल समझे कि बारिश का जब मौसम शुरू होता है, तो जब बारिश की शुरुआत होती है तो कौन सा फसल उगाया जाता है, तो उस समय जो है चावल, आपने देखा होगा धान की खेती शुरू की जाती है। तो शुरुआत इसी कब हो रही है, जब मानसून की शुरुआत हो रही है। और इसकी फसल को हार्वेस्ट कब कर रहे हैं, कटाई कब कर रहे हैं, वो हो रहा है सितंबर अक्टूबर के समय में। तो इसमें कौन कौन से मुख्य फसल हैं, पैडी यानी कि धान, ठीक है, मैज मक्का, ज्वार, बाजरा, तूर, तूर यानी कि अरहर का जो दाल होता है अरहर, मूंग, उड़द, ठीक है, कॉटन, जूट, ग्राउंड नट्स, सोयाबीन। यानी मोस्टली जो जो क्रॉप्स हैं वो जो है खरीफ क्रॉप है, यानी कि जब बारिश के मौसम की शुरुआत होती है तभी उगाते हैं। इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, देखिए अरहर की दाल होती है, मूंग की दाल होती है, उड़द की दाल होती है, ठीक है। तो ये जो दाल वाले जो फसल हैं वो सभी के सभी किस में आ रहे हैं, खरीफ क्रॉप में। एक चना को छोड़ करके, चना छोड़ दीजिए, चना जो है वो रबी क्रॉप में था। वैसे ही चावल, ठीक है, पैडी का मतलब तो धान होता है, राइस का मतलब चावल होता है। उगाते हैं हम पैडी है, बाद में उसको प्रोसेस करके हम उसको चावल बनाते हैं। तो चावल क्या हो गया, चावल 3 लेटर का वर्ड है। मैं आपको ये सिर्फ ट्रिक्स बता रहा हूँ, ये कहीं बुक में नहीं दिया हुआ है, थोड़ा सा याद रहे आपको, क्योंकि याद करना कई बार मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। खरीफ में भी 3 अक्षर हैं और चावल में भी 3 अक्षर, तो इस तरीके से आप चावल याद रखिएगा या धान याद रखिएगा, ठीक है। फिर मक्का, मक्के की फसल कौन सी होती है, खरीफ की फसल होती है। ज्वार बाजरा जिसकी रोटी बनती है, ठीक है। तो गेहूं की रोटी जो बनती है वो तो किस में चला गया, रबी में। ज्वार बाजरा किस में आ गया, खरीफ में। जो दाल वाले फसल हैं चना को छोड़ करके वो सभी किस में आ गए, खरीफ में आ गए। इसके अलावा कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, सोयाबीन, ठीक है। तो ये आप याद है, ग्राउंडनट यानी मूंगफली, सोयाबीन का फसल जानते हैं, जूट यानी कि इसको हिंदी में मैं थोड़ा सा बोल रहा हूँ, जूट, जूट को हिंदी में जूट ही बोलते हैं सर, ठीक है। तो ये फसल जो है खरीफ क्रॉप में आ गए दोस्तों। जो ज़्यादातर जो क्रॉप्स हैं इसमें खरीफ क्रॉप के दौरान इस उगाए जाने वाले, इसमें बेसिकली हम अगर हम चावल को देखें तो ये मोस्टली जो है इंडिया के जो कोस्टल स्टेट्स हैं, जैसे कि एक साइड से अगर देखते जाए तो वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सब जो स्टेट्स हैं, तो इन स्टेट्स में जो है इसको जो है खरीफ क्रॉप को ज़्यादा ग्रो किया जाता है, स्पेशली जो है चावल को। तो ये हो गया। इसके अलावा असम में और वेस्ट बंगाल में भी जो है खरीफ क्रॉप को ग्रो करते हैं। स्पेशली जो है बाद में जो है जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया है, ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद पंजाब और हरियाणा में भी जो है खरीफ क्रॉप की प्रोडक्शन होने लगी है।
बहुत सारे स्टेट्स हैं जैसे असम और वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, ये 3 ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे लोग चावल को ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, यानी कि चावल ज़्यादा खाते हैं भोजन के रूप में। तो या इन जगहों पे आप देखेंगे कि एक साल के अंदर ही चावल की 3 खेती होती है, जिसमें अलग अलग नाम होते हैं चावल के। एक होता है ओस, दूसरा है अमन और तीसरा है बोरो। तो ये नाम याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में ऐसे ही पूछ दिया जाए कि ओस, अमन और बोरो किस चीज़ की प्रजाति है या किस चीज़ के टाइप्स हैं। तो आपको याद रहना चाहिए कि ये पैडी के टाइप्स हैं, यानी कि चावल के प्रकार हैं। अब पढ़ते हैं दोस्तों जायद क्रॉप्स के बारे में। तो जायद क्रॉप्स का प्रोडक्शन किया जाता है रबी फसल के बाद और खरीफ के पहले। यानी मैंने बताया ना आपको कि अप्रैल मई के आसपास जो है, जो रबी फसल होती है उसको हार्वेस्ट कर देते हैं। यानी अब ज़मीन खाली हो गई और बारिश कब होगी, जून के आसपास में। तो जो दोनों के बीच में समय है, यानी कि रबी क्रॉप को हार्वेस्ट करने के बाद और खरीफ क्रॉप को की बुआई करने से पहले, यानी उसको सोविंग करने से पहले का जो समय है, बीच का जो कुछ महीने का समय है, 2-3 महीने जो भी कहें, तो उस दौरान हम जायद क्रॉप को प्रोड्यूस करते हैं। अब जायद क्रॉप क्या होता है? जायद क्रॉप में बेसिकली दोस्तों आती है चीज़ें जैसे कि वाटरमेलन, तरबूज। आप देखते होंगे कि गर्मी की छुट्टी जब आपकी होती है तो उस समय तरबूज खाने को मिलता है। तो वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर, ठीक है, यानी खीरा, ककड़ी, ये सब जो चीज़ें होती हैं। बहुत सारी सब्जियां इस दौरान आती हैं और कुछ फॉडर क्रॉप्स, यानी कि जानवरों को खिलाने के लिए जो चारा वाली फसलें होती हैं वो भी जायद क्रॉप में आती हैं और इसको इसी समय हम ग्रो करते हैं। तो खीरा, ककड़ी, करेला सब्जी के रूप में, वाटरमेलन, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, वो जायद क्रॉप होती हैं। तो इसको हम कब ग्रो कर रहे हैं? जब खरीफ क्रॉप को ग्रो करना है उसके पहले, और रबी क्रॉप को जब हमने हार्वेस्ट कर दिया उसके बाद ही। दोनों के बीच का जो समय है, यानी आपके गर्मी की छुट्टियों का समय, आप सिंपली याद रखिए, वो जो है जायद क्रॉप का समय है दोस्तों। तो आज के इस लेक्चर में दोस्तों बस इतना ही। तो आइए आज के लेक्चर पे बेस कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 1 मार्क्स का, डिस्क्राइब झूमिंग कल्टीवेशन। झूमिंग कल्टीवेशन क्या हो गया? वही शिफ्टिंग कल्टीवेशन, यानी कि स्लैश एंड बर्न फार्मिंग। कैटेगराइज द फॉलोइंग एज खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप। फसलों के नाम दिए हुए हैं, आपको खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप में डिवाइड करना है। जैसे वीट किस में आएगा दोस्तों? ये हो जाएगा रबी में। वैसे मैज, बार्ले, पीस, बाजरा, तूर, ये सब आपको रबी और खरीफ में डिवाइड करना है। अगला है कैटेगराइज द फॉलोइंग एज रबी एंड जायद क्रॉप। तो इसको भी आप कर लेंगे, अभी मैंने डिस्कस किया। वाटरमेलन किस में आएगा, फॉडर क्रॉप किस में आएगा, ठीक है, कुकुम्बर किस में आएगा। तो ये हो गया जायद क्रॉप, और बाकी किस में चले जाएंगे? रबी क्रॉप में। कैटेगराइज द फॉलोइंग एज खरीफ क्रॉप एंड जायद क्रॉप। तो इसमें फिर कुछ नाम दिए हुए हैं, खरीफ और जायद में आपको बांटना है उसको। स्लैश एंड बर्न कम्स अंडर विच टाइप ऑफ फार्मिंग, यानी कि स्लैश एंड बर्न किस टाइप का फार्मिंग है? तो ये हो जाएगा इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। विच प्राइमेटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग ये हो जाएगा। विच डिस्क्राइब्स अ सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर वेयर अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन इन लार्ज एरिया। एक बड़े एरिया पे जब हम किसी एक फसल को उगाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? तो उम्मीद है आपको याद होगा। 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। एनालाइज द 5 फीचर्स ऑफ कमर्शियल फार्मिंग, एस्टेब्लिश द डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल फार्मिंग एंड सब्सिस्टेंस फार्मिंग विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। डिस्क्राइब एनी 3 मेन फीचर्स ऑफ रबी क्रॉप सीजन, डिस्क्राइब 3 मेन फीचर्स ऑफ खरीफ क्रॉप सीजन, highlight any 3 difference between primitive and subsistence farming, primitive subsistence farming and commercial farming, sorry. give any 3 features of जायद क्रॉप, यानी कि जायद का भी पूछा गया है, खरीफ का भी पूछा गया है और रबी का भी पूछा गया है, तीनों का पूछा गया है। तो आप वो जो स्लाइड में जो पॉइंट्स दिए हुए हैं उसको आप नोटबुक में अपने लिख करके याद कर सकते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन रबी एंड खरीफ क्रॉप पैटर्न, तो ये सब सेम वही चीज़ें हैं। तो आपको रबी खरीफ में क्या अंतर है, रबी खरीफ और जायद को आप अगर पढ़ लेंगे तो आप कोई भी किसी से भी किसी का अंतर पूछा जा रहा है तो आप उसको इजीली बता सकते हैं दोस्तों। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही है दोस्तों। तो अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और जूट का मुझे हिंदी नहीं याद है, मुझे लग रहा है जूट को भी हिंदी में जूट ही कहते हैं। तो अगर आपको कुछ इसका पता होगा अलग से तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।